हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज, ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज पूछा गया था। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिफ्रैक्टिव एरर, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कैटरेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कैटरेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ ड्यू टू। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा डेंजरस एक्सपोजर कौन सा रहता है, कौन सी रेडिएशन का रहता है जो टेस्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्डोमिनल एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी इज़ चेस्ट एक्सरे एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सीटी स्कैन। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सीटी स्कैन। यदि जो है मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस देखा जाए तो सीटी स्कैन जो है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एक्सपोजर रहता है रेडिएशन का प्रेगनेंसी के टाइम पर। एक्सरे जो है ये भी डेंजरस एक्सपोजर ही रहता है, बट यहाँ पर मोस्ट डेंजरस मोस्ट कॉमन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सीटी स्कैन। और यहाँ पर जो सेफ प्रोसीजर रहती है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है ये अलाउ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड अ नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन के लिए नेशनल पॉलिसी को कब एडॉप्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ अगस्त 1974, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1972, ऑप्शन नंबर सी इज़ जनवरी 1980 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ दिसंबर 1978। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1974। अगस्त 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम्पल फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। यहाँ पर पूछा गया है जो डिसीज़ कंडीशन दी गई है इनमें से कौन सा जो है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये क्रोमोसोम नंबर 7 में डिफेक्ट होने की वजह से अराइज होता है। इस कंडीशन में क्या होता है जो पैनक्रियाज रहता है वहाँ पर फाइब्रस सिस्ट जो है वो हो जाती है। सिस्ट मतलब इस तरीके के जो फाइबर्स रहते हैं उन फाइबर्स से मिलकर एक सिस्ट जो है वो पैनक्रियाज में जाकर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाज का फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है। और पैनक्रियाज का काम रहता है कि वो एक टाइप का प्रोटीन है उसे प्रोड्यूस करता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिससे जो हमारे बॉडी में म्यूकस सिक्रीशन होता है वो थिक हो जाता है। जो भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं उनका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है थिक म्यूकस होने लगता है। और जो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो थिक म्यूकस प्रोडक्शन करने लगती हैं। तो ये रखना है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इस कंडीशन में क्या होता है हमारे बॉडी में जो भी म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो थिक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है होमन साइन इज़ यूज्ड टू असेस। होमन साइन किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वुंड सेप्सिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ हाइपोटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हेमाटोमा। जो
राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। होमन साइन जो है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं जो होमन साइन है ये जॉन होमन्स ने 1941 में इसे डिस्कवर किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट होता है, ये जो फुट रहेगा इसको डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट में आगे की तरफ मूव किया जाएगा। और यदि मूव करने के टाइम पर जो यहाँ पर काफ मसल्स में जो पेशेंट है उसे पेन अराइज होता है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, पेन हो रहा है। यदि हम जो फुट है उसे डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट में मूव करते हैं और उस टाइम पर पेन और डिस्कम्फर्ट अराइज हो रहा है काफ मसल में, मतलब ये रहता है कि पॉजिटिव साइन है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की जो है कंडीशन है ये पेशेंट को हो रही है। तो होमन साइन जो है ये इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द इन्फ्लामेटरी एक्ज्यूडेटिव फेस ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। यहाँ पर पूछा गया है इन्फ्लामेटरी एक्ज्यूडेटिव फेज जो रहता है वुंड हीलिंग का वो कब तक रहता है, कितने दिन तक चलता है। ऑप्शन इज 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज 1 to 4 days, ऑप्शन नंबर सी इज 5 to 20 days एंड ऑप्शन नंबर डी इज 21 days to a month। इन्फ्लामेटरी जो फेज है वो बताना है वुंड हीलिंग का कब तक रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 1 to 4 days। इन्फ्लामेटरी फेज जो है वो 1 से लेके 4 days तक रहता है। यहाँ पर आप वुंड हीलिंग के प्रोसेस देख सकते हैं। वुंड हीलिंग की जो है 4 फेजेस होते हैं, यहाँ पर आप पूरे 4 फेजेस देख सकते हैं। फर्स्ट जो फेज़ रहता है दैट इज़ हीमोस्टैसिस, सेकेंड इज़ इन्फ्लामेटरी, थर्ड इज़ प्रोलिफरेटिव एंड फोर्थ वन इज़ रीमॉडलिंग। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, जैसे ही कोई इंजरी लगी हुई होती है और वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही होती है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस कंडीशन में जो प्लेटलेट्स हैं वो जिस भी साइड पर इंजरी हुई होती है वहाँ पर आकर एग्रीगेट होने लगती हैं, जमा हो जाती हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड रहता है इन्फ्लामेटरी फेस। इन्फ्लामेटरी फेस में जो WBCs रहती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और जो भी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जहाँ भी इंजरी लगी हुई है वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें किल करने की प्रोसेस चलती रहती है। एंड मैक्रोफेजेस का काम रहता है डेब्रिस करने का, जो डेड सेल्स हैं उन्हें रिमूव करने का। तो इन्फ्लामेटरी फेज जो है वो 1 से लेके 4 days तक चलती है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज जो रहता है यहाँ पर न्यू टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये वाला जो प्रोलिफरेटिव फेज है जो है ये 4 से लेके 24 days तक चलते रहता है। फिर उसके बाद जो लास्ट फेज़ रहता है दैट इज़ रीमॉडलिंग फेज़। रीमोडली हुई होती है, वहाँ पर जो भी टिश्यूज़ हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती रहती है उनमें। और रीमॉडलिंग फेज़ जो है वो 21 days से लेके 2 years तक के चलता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मेजर डिटर्मिनेंट कौन है, यहाँ पर ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं। Option number A is screening for diseases. Option number B is public education and information. Option number C is public works, water, sanitation and housing. Option number D is agriculture, food and nutrition. मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कौन सा रहेगा जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं हेल्थ को। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनिंग फॉर डिसीजेस। हम किसी भी डिसीज़ की जो है स्क्रीनिंग करके हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मेजर डिटर्मिनेंट पूछा गया था हेल्थ का, उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनिंग फॉर डिसीजेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विथ एपिलेप्सी इज एज फॉलो एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसे एपिलेप्सी की कंडीशन है, तो हम अगर उसकी केयर कर रहे हैं एज अ केयर गिवर हमें क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हम अल्कोहल और स्मोकिंग और हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड कराएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट। मेडिकेशन मेंटेन करना है एंड सीजर चार्ट्स मेंटेन करना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ टेक शॉवर्स इन बाथ टब। पेशेंट को अलाउ करेंगे कि वो बाथ टब में जाकर शॉवर ले। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टेक मेडिकेशंस डेली। हमें पेशेंट को डेली मेडिकेशंस देना है। तो यहाँ पर हमें किसी एक ऑप्शन को छोड़ के बताना है।
इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, टेक शॉवर्स इन बाथ टब। हमें पेशेंट को बाथ टब में शॉवर करने के लिए अलाउ नहीं करना है। बाकी यहाँ पर जो तीनों कंडीशंस दिए गए हैं ये सभी की इंस्ट्रक्शंस हम देंगे एपिलेप्सी वाले पेशेंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉलोइंग अ डोज ऑफ मेडिकेशन अ क्लाइंट डेवलप इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेजल डिस्चार्ज, व्हाट टाइप ऑफ माइनर रिएक्शन इज दिस क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि हमने एक पेशेंट को जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया उसकी वजह से जो पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन थी नेज़ल की उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया और नेज़ल डिस्चार्ज होने लगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस टाइप का माइनर रिएक्शन हुआ है पेशेंट को, कौन से टाइप का रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट, जिसमें पेशेंट की नेज़ल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम हो गई है और नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अर्टिकेरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रायोराइटिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ हाइव्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ राइनाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, राइनाइटिस। यदि कभी भी पूछा जा रहा है कि जो नेज़ल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम हो रही है या नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है तो उस कंडीशन को राइनाइटिस कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इन अ प्रेग्नेंट क्लाइंट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक प्रेग्नेंट वुमन है और उसे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की कंडीशन हो गई है, जो मेम्ब्रेन है वो अर्ली रप्चर हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ वेजाइनल और सर्वाइकल लेसिरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ शोल्डर डिस्टोकिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ यूटेराइन रप्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कोरियोएमनियोनाइटिस। का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कोरियोएमनियोनाइटिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि अर्ली रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन का तो उस कंडीशन में कोरियोएमनियोनाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरियोएमनियोनाइटिस इज़ अ कंडीशन दैट कैन अफेक्ट अ प्रेग्नेंट वुमन। इन दिस कंडीशन बैक्टीरिया इन्फेक्ट द कोरियन एंड एमनियन, the membrane that surround the fetus and the amniotic fluid in which the fetus float। तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि अर्ली रप्चर हो जाएगा मेम्ब्रेन का तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लगेंगे और जो मेम्ब्रेन रहेगी कोरियन और एमनियन वो मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगेगी। साथ ही साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगेगी जिसकी वजह से कोरियोएमनियोनाइटिस की कंडीशन जो है ये डेवलप हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद मीनिया डिसीजेज विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेफ्टी कंसिडरेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जिससे मीनिया डिसीज़ है तो हम उसकी सेफ्टी के लिए क्या कंसिडरेशन करेंगे, क्या हम किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मेंटेन कॉन्टैक्ट आइसोलेशन मेजर, हम आइसोलेशन मेंटेन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ असिस्ट द पेशेंट टू एंड फ्रॉम द बाथरूम, पेशेंट को बाथरूम जाते टाइम हमें असिस्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ रेस्ट्रिक्ट कैफ़ीन इनटेक आफ्टर ब्रेकफास्ट, पेशेंट को जो है ब्रेकफास्ट के बाद कैफ़ीन लेने से रेस्ट्रिक्ट करना है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रेज द साइड रेल्स ऑन द पेशेंट्स बेड, पेशेंट के बेड की जो साइड रेल्स हैं उनको रेज करना है। तो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं मीनिया डिसीज़ का सेफ्टी कंसिडरेशन क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, असिस्ट द पेशेंट टू एंड फ्रॉम बाथरूम। मीनिया डिसीज़ जो है ये एक ईयर की डिसऑर्डर है और ईयर की डिसऑर्डर्स होती हैं तो जो हमारा बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा ईयर का काम रहता है बैलेंस करने का। तो जो पेशेंट है उसे वर्टिगो की कंडीशन होगी, चक्कर आएंगे, इसलिए हमें पेशेंट को अगर वो बाथरूम जा रहा है तो हमसे असिस्ट करना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ टू प्रिवेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ आफ्टर आयरन सिरप इंजेक्शन। यदि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयरन सिरप की वजह से जो टीथ में डिस्कलरेशन होता है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, सिरप गिवन थ्रू स्ट्रॉ, हम पेशेंट
हम पेशेंट को स्ट्रॉ के थ्रू सिरप देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ गिव विथ मिल्क, मिल्क के साथ हमें सिरप देना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ गिव विथ कप ऑफ वाटर, वाटर फिर हम 1 कप ऑफ वाटर के साथ उसे देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ सिरप गिवन विथ ग्लास, या फिर हमें सिरप को ग्लास के साथ देना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सिरप गिवन थ्रू स्ट्रॉ। यदि हमें टीथ डिस्कलरेशन से जो है प्रिवेंट करना है, पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉ से जो सिरप है उसे ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गैलोट्रैक्शन इज़ यूज्ड फॉर, गैलोट्रैक्शन जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्रैक्चर टिबिया, यदि टिबिया फ्रैक्चर हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फीमर बोन का नेक वाला रीज़न है वो फ्रैक्चर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ फ्रैक्चर ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें बताना है गैलोज फ्रैक्शन जो है वो कब यूज़ किया जाता है, कौन से फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए गैलोज फ्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। फीमर बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए गैलोज फ्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप गैलोज फ्रैक्शन देख सकते हैं, इस तरीके से जो है गैलोज फ्रैक्शन यूज़ किया जाता है। पोजीशन आप देख सकते हैं, इस तरीके की पोजीशन रहेगी। जो छोटे चिल्ड्रंस रहते हैं उन लोगों में ये जो फ्रैक्चर हो जाता है फीमर बोन में, उन लोगों को मोस्टली ये जो गैलोज फ्रैक्शन है ये दिया जाता है। इसकी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि ग्लासगो कोमा स्केल में यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ आई ओपनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ verbal response, and option number D is motor response. पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स जो है ये ग्लासगो कोमा स्केल का पैरामीटर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई ओपनिंग देखी जाती है, वर्बल रिस्पॉन्स देखा जाता है एंड मोटर रिस्पॉन्स देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा रहता है हॉस्पिटल में। ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्लैक एंड वाइट टॉप, ऑप्शन नंबर बी is blue, option number C is white, and option number D is orange. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक एंड वाइट टॉप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो इस तरीके से दिखता है। ऊपर का जो टॉप रहेगा वो वाइट रहेगा और नीचे का जो पोर्शन रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ऊपर वाइट कलर का टॉप रहता है और नीचे ब्लैक कलर का पोर्शन रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है ब्रेडन स्केल इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ, कि ब्रेडन स्केल किस चीज़ की रिस्क को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डेक्यूबिटस अल्सर, ऑप्शन नंबर बी इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑप्शन नंबर C is hypertension, and option number D is urinary tract infection. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।